नमस्कार, राम राम। आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूँ, उस विषय पर पूरी बात सुने बिना उसका एक अंदाज़ा नहीं हो सकता। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप मेरा यह वीडियो समाप्त होने तक बने रहें। ये एक पुराना मसला है जिस पर आए दिन यहाँ लोग ज़हर उगलते रहते हैं। सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर मैंने ऐसे सैकड़ों वीडियोज़ देखे हैं और अखबारों में भी बहुत लंबे समय तक इन सब विषयों पर लिखा जाता रहा है एक पक्ष के द्वारा। पिछले दिनों भारत की सिद्ध गायिका, सुगम संगीत के संसार की आशा भोसले जी ने अपने समकालीन और हिंदी सिनेमा के बड़े गायक मोहम्मद रफ़ी के ऊपर एक टिप्पणी की थी। उनकी रेंज पर कुछ प्रश्न उठाए थे। उनकी टिप्पणी किए जाने के साथ ही अखबारों में दनादन संपादकीय लेख और ये वो तमाम छपे गए और आशा जी पर निजी टिप्पणियां की गईं। रफ़ी के बेटे शाहिद रफ़ी से पूछा गया और उन्होंने जमकर ज़हर उगला। आशा जी ने अपने समकालीन गायक को याद करते हुए अगर उनकी गायकी पर कुछ प्रश्न उठाए या उनके कुछ ऐसे पहलू पर अपने पक्ष रखे जो उनके हिसाब से ठीक नहीं था, तो उसका एक तार्किक समाधान या समीचीन उत्तर होना चाहिए था, न कि निजी टिप्पणी करके आशा जी और लता जी जैसी गायिका के ऊपर छींटाकशी की जानी चाहिए थी, न उनकी लानत मलामत की जानी चाहिए थी। यह षड्यंत्र किया, इन दोनों बहनों ने मिलकर के हमारे अब्बू का जीवन खराब कर दिया, करियर खराब कर दिया, ये किया वो किया, तमाम अनर्गल बातें उन्होंने कहीं और अखबार वाले भी इसका रस लेते ही रहे हैं बहुत पहले से। एक पुराना प्रचार तंत्र बहुत लंबे समय से सक्रिय रहा है जो लता मंगेशकर को सबसे गंदी और बदमाश स्त्री के रूप में पोर्ट्रे करता रहा है और आशा भोसले के बारे में भी उसके विचार कुछ ऐसे ही हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से एक जो तबका है वह स्वयं आशा और लता को भी एक दूसरे से लड़वाता रहा है और ये कहता रहा है कि लता मंगेशकर ने आशा का करियर खराब कर दिया। अब वही आशा भोसले जो है इनके लिए भी वह खराब हो गई और एक दूसरे को लड़वाते लड़वाते अब ये सिद्ध करने लगे कि दोनों बहनें मिलकर के साजिश करती थीं। अब आप 50 के दशक में चलिए, 60 के दशक में चलिए, मैं आपको कुछ तथ्यों से परिचित कराता हूं। इसीलिए बार बार कहता हूं कि आप मेरे इस वीडियो के समाप्त होने तक बने रहिए। 50 और 60 के दशक में एक ऐसा कॉकस था, दो चार म्यूजिक डायरेक्टर जिसके अगुआ थे नौशाद और कुछ प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो हमेशा कुछ न कुछ कांड करते रहते थे। ये उनके ही द्वारा स्थापित एक कॉकस था जिसने कि मन्ना दा जैसे सुप्रसिद्ध और सिद्ध गायक का अधिकार मारा। मन्ना दा को इतने कम गाने क्यों मिले? आपने कभी इस पर क्यों नहीं विचार किया? मन्ना दा से बेहतर पुरुष गायक कोई नहीं था, यह एक सिद्ध सत्य है। वे सच्चे, पके हुए, सधे हुए शास्त्रीय संगीतज्ञ थे और उन्होंने सबसे कठिन गाने भी गाए हैं हिंदी सिनेमा के पुरुष गायकों के द्वारा जो गाने गाए गए हैं। आपको उदाहरण के तौर पर मैं बसंत बहार फिल्म का एक गाना आपके सामने रख देता हूं, केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले। ये जो गाना है उन्हें भीमसेन जोशी के साथ गाने के लिए बुलाया गया था। मन्ना दा तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन बहुत मान मनोबल के बाद वे तैयार हुए, अंततः गाया। तब यह सोचना चाहिए था कि उस गाने के लिए किसी और गायक को क्यों नहीं याद किया गया, क्योंकि सभी जानते थे कि यह गाना केवल मन्ना दा ही गा सकते हैं। अगर कुछ स्तर, एक बड़े स्तर तक उन्होंने अपने गायन का निर्वाह किया और भीमसेन जोशी के सामने गाना गाने की थोड़ी बहुत सिद्धि भी अगर किसी गायक में थी, पुरुष गायक में, तो वह केवल मन्ना दा थे। ये षड्यंत्र जो है उस वर्ग का हमेशा चलता रहा। नौशाद की खुन्नस इतनी ज्यादा थी इन लोगों से, किशोर कुमार से ऐसी खुन्नस थी कि किशोर कुमार को 1983 में जब मध्य प्रदेश सरकार ने संस्कृति सम्मान के लिए उनका नाम चयनित किया और मंच पर सिद्ध गायक कुमार गंधर्व, मशहूर पत्रकार प्रीतीश नंदी के साथ नौशाद बैठे हुए थे, तब जैसे ही किशोर कुमार का नाम उद्घोषित हुआ, तमतमाए हुए नौशाद मंच छोड़ करके चले गए। उनके भीतर इतनी भी गरिमा नहीं थी कि जिस कार्यक्रम में उन्हें अतिथि के रूप में बुलाया गया था, उस कार्यक्रम में किशोर कुमार के नाम
को उद्घोषित किए जाने तक वे बने रहते, लेकिन उनकी निजी कुंठा, निजी दुष्टता ऐसी थी कि वे नाम सुन करके उसे बर्दाश्त नहीं कर सके, मंच छोड़ करके चले गए। यह बात प्रीतिश नंदी ने खुल करके कही है। ये कोई मेरी कही हुई गढ़ी हुई कहानी नहीं है। 60 और 70 के दशक की बात करते हुए कहते हैं 70 के दशक में मेरे पिताजी के साथ षड्यंत्र हुआ। आप गाने सुन लीजिए 70 के दशक के, आप स्वयं निर्णय ले लीजिए। किशोर कुमार का जब अभ्युदय हुआ है और पंचम के साथ उनकी जुगलबंदी बनी है, तब स्वयं ही मोहम्मद रफी का जादू ढलता हुआ सुनाई पड़ता है। 70 के दशक में उनकी आवाज का जादू छीजने लगा है, या उनके गानों को सुन करके सहज ही अनुभव किया जा सकता है। इसमें मेरा कोई दुराग्रह नहीं है। आप सुन लीजिए गाने। जो जो गाने उन्होंने किशोर कुमार के साथ गाए, उन गानों में कौन भारी पड़ा है यह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। एक बड़ा म्यूजिक फ्रैटर्निटी उसी समय दूसरे अन्य गायकों की खोज में जुट गया था, जो किशोर कुमार से वो सब गाने नहीं गवाना चाहता था, जो गाने किशोर कुमार नहीं गा पाते थे। उनके रेंज की भी समस्या थी। इस सत्य को हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि किशोर कुमार कोई सीखे हुए सिंगर नहीं थे। तब मोहम्मद रफी से गाने क्यों नहीं गवाए जाते थे? जिन लता मंगेशकर के ऊपर आपने इतनी बड़ी छीटाकशी की, आप उनका 50 वर्ष का करियर उठा करके देख लीजिए। वह एक सीधी रेखा में चलने वाला करियर है, जो कभी न रुका, न थका, न कभी झुका। सारे के सारे बड़े बड़े धुरंधर संगीतकार उनके आगे नतमस्तक रहे। जैसे 50 के दशक में थे, जैसे 60 के दशक में थे, जैसे 70 के दशक में थे, वैसे ही 80 और 90 के दशक में। यहाँ तक कि जब वे बूढ़ी हो गई, उनकी आवाज़ खराब हो गई, तब भी वे उनसे मनुहार करते थे कि आप गा दीजिए। ऐसा कभी किसी और गायक के साथ नहीं हुआ। लता और आशा इस मामले में बहुत आगे थीं अपने समकालीन गायक गायिकाओं से। ये षड्यंत्र की बात करते हैं, लेकिन 1960 के दशक की उस घटना की बात नहीं करते जब लता मंगेशकर को जहर देकर के मार डालने का कुचक्र रचा गया था। संभवतः आप परिचित न हो, बहुत अधिक लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन यह एक स्थापित सत्य है कि 1961 में उन्हें खाने में जहर मिला करके दिया जा रहा था उनके रसोइये के द्वारा, और वो धीमा जहर एक दिन के बाद ऐसा हो गया कि उनकी जान पर ही बनाई। 3 महीने तक वे बिस्तर पर पड़ी रही थी, लगभग मरणासन्न अवस्था में। उन्हें लग रहा था कि जीवन गया, करियर समाप्त, लेकिन वे जी उठी। और तब जो ये षड्यंत्र हुआ था, किसने किया था, इस पर प्रकाश डालना चाहिए। षड्यंत्र कौन कर रहा था? जब पंचम, गुलजार इन सब की जोड़ी बनी और नए नए गाने बनने लगे, तब भी पंचम सबसे अधिक गाने लता जी को देते थे। आशा जी कुपित हो जाती थीं और कहती कि तुम सारे गाने, उनके पति थे पंचम आर डी बर्मन, कि लता, सारे अच्छे गाने लता दीदी को दे देते हो। तब पंचम हंसते हुए यही कहते थे कि वो सब गाने लता दीदी के लिए ही बने हैं, तुम्हारे लिए जो गाना बनाऊंगा वह तुम ही गाओगी। पंचम ने जब अपने करियर की शुरुआत की, तब अपना पहला गाना गाने के लिए लता दीदी के चरणों में जाकर के बैठ गए थे। उनके पिता एस डी बर्मन उनको इतना पसंद करते थे, उनका इतना मान सम्मान, इतना प्रेम देते थे लता जी को। जब 3 वर्ष तक उनका विवाद हुआ, उन्होंने एक अखबार को साक्षात्कार में कह दिया था कि लोता को लोता किसने बनाया? हमने बनाया। इस बात से लता जी थोड़ी दुखी हो गई और उन्होंने एस डी बर्मन से बातचीत करना बंद कर दिया। 3 वर्ष तक दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई, गाने नहीं रिकॉर्ड हुए। लेकिन उस समय भी एस डी बर्मन पश्चाताप में ये कहते कि काश ये गाना लोता गाती। लोता बोलते थे, बंगाली थे। सलील चौधरी जैसे सिद्धस्थ संगीतकार कहते कि लता जब मेरे सामने गाने के लिए स्टूडियो में आती है, तब एक साधारण स्त्री की तरह लगती है मुझे, लेकिन जब वह चप्पल उतार करके माइक के सामने खड़ी हो जाती है, तब मैं उसे देवी समझता हूं और मेरी इच्छा होती है कि मैं उसके पांव छू लूं। ऐसा सम्मान बड़े बड़े धुरंधर संगीतकारों के द्वारा, ऐसी टिप्पणियां किसी और गायिका गायक को जीवन में नसीब नहीं हुई। इन दोनों ही बहनों का प्रभुत्व ऐसा था कि सारे संगीतकार इनसे गाने गवाने के लिए लालायित रहते थे। लता जी का ऐसा प्रभुत्व था कि शंकर जयकिशन ने कहा था 60 के दशक में कि अगर लता मंगेशकर को जुकाम हो जाता है तो पूरी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री छींकने लगती है। ये था उनका डोमिनेंस।
ऐसा नहीं था कि उन्होंने किसी के सीने पर कट्टा रख दिया था कि तुम मुझी से गाने गवाओगे। जिन गायक गायिकाओं के करियर खत्म करने के झूठे और घटिया आरोप उन पर लगे हैं, उन सबको आप सुन लीजिए, हेमलता और शारदा और वाणी जयराम और तमाम लोगों को। मैं ये नहीं कहता कि वे खराब गाती थी, बहुत अच्छा गाती थी, लेकिन किसी की तुलना लता जी से नहीं हो सकती। स्वर की बात होती है, स्वर की साधना परमेश्वर की। मन्ना दा का गाया हुआ अमर गीत है, सुर ना सजे क्या गाऊं। वही मन्ना दा जो कि अत्यंत ही गरिमायुक्त व्यक्ति थे, जीवन भर कभी उन्होंने किसी के लिए कुछ नहीं कहा। उस मन्ना दा को कई बार इतना विवश किया गया एक लॉबी के द्वारा कि स्टूडियो में रिकॉर्ड करने पहुंचे हुए हैं, गाना गा रहे हैं और प्रोड्यूसर ने आकर के मना कर दिया। ये सब होता था। ये कौन सी लॉबी करती थी, किसके साथ षड्यंत्र होता था? मैंने आपके सामने 5, 6, 7 उदाहरण दिए। लता मंगेशकर का रेंज ऐसा है। 1980 के दशक में आप सुन लीजिए, फिल्म एक दूजे के लिए जब गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, तब दक्षिण से एसपी बालासुब्रमण्यम को बुलाया गया था गाने के लिए। वे उनसे 20 वर्ष छोटे थे। लता जी 54 वर्ष की थीं, लेकिन दोनों ने गाना गाया है। आप सुन लीजिए किसने बेहतर गाया है। विडंबना यह कि जिस गाने को लता जी उनसे बहुत बेहतर गाई हैं, उस गाने को नेशनल अवार्ड नहीं दिया गया, बल्कि एक लॉबी के द्वारा एसपी बालासुब्रमण्यम को उस गाने के लिए नेशनल अवार्ड दिया गया। ये सब लंबे समय तक चलता रहा है। एक लॉबी हमेशा इस प्रचार तंत्र में जुटी रही कि कैसे उन्हें मलिन किया जाए, कैसे उनकी छवि को नष्ट किया जाए। वह छवि को नष्ट करने का कुचक्र इसलिए रचा जाता था क्योंकि लता दीदी मुखर थीं, सावरकर के लिए बोलती थीं, और उस प्रचार तंत्र में सावरकर को अपने पिता समान कहती थीं। तो उस प्रचार तंत्र में लता जी का यह मुखर होना किसी को पचता नहीं था, जो सेक्युलर मीडिया है। इसलिए उनकी छवि हमेशा उसका भंजन करने का प्रयास किया गया। ये बड़ी विचित्र और दुर्भावनापूर्ण बात है कि आपने सुगम संगीत के संसार की अधिष्ठात्री गायिका, संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में सुगम संगीत के संसार में कोई ऐसा गायक गायिका नहीं है जो लता जी के कद की बराबरी कर सकी हो। भारत रत्न पाने वाली इकलौती सिनेमा की गायिका हैं। आप इस सत्य को हमेशा याद रखिए। पुरस्कारों की झड़ी लगी रही, एक समय उन्होंने पुरस्कार लेने से ही मना कर दिया था। वे कहती थीं, आप उनके इंटरव्यूज सुन लीजिए, वो कहती थीं कि कई बार जब मैं विदेश चली जाती थी तो बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर होते थे जो सेट ही हटा देते थे और कहते थे कि जब आप लौट करके आएंगी दीदी तभी हम गाएंगे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे संगीतकार कहते थे कि लता दीदी का जादू ऐसा है कि मैं चाहता हूं कि पुरुष गाने भी उनके ही आवाज में रिकॉर्ड हो जाएं। यह एक पागलपन था। आपने कहा कि उनका करियर, इसका करियर खराब कर दिया। अरे साहब, स्वर सुनिए, स्वर देखिए, कैसे उनके पीछे दर्जनों संगीतकार पागल रहते थे कि लता दीदी गा दें। राज कपूर से झगड़ा हो गया था और उन्होंने कह दिया था कि गाना नहीं गाऊंगी। तब राज कपूर बहुत परेशान थे। किसी तरह से उन्हें मनाया गया। मनाने वाले व्यक्ति थे कविवर नरेंद्र शर्मा। उनके कहने पर वो गाने चली गईं और एक टेक में सत्यम शिवम सुंदरम का गाना गाया था, जो आज तक हिट है। लता मंगेशकर की लिगेसी है, एक लिगेसी। आज भी जो संगीत के शोज टीवी पर होते हैं उसमें सबसे अधिक गाने उनके ही गाए जाते हैं। उनके गायन परंपरा एक वटवृक्ष की तरह ऐसे पनपी है जैसे कि उसके नीचे पलने वाले कितने अगणित छात्र छात्राएं हैं जो आज भी उनसे सीख करके सिद्ध गायक बनी बैठी हैं। श्रेया घोषाल का उदाहरण देना ही पर्याप्त होगा। उन्होंने केवल लता मंगेशकर का गाना सुन करके और उन्हें अपना गुरु मान करके यह मुकाम हासिल किया है, यह ऊंचाई प्राप्त की है। न जाने कितनी ही गायिकाएं हैं जो उनके बाद आई और बड़ी गायिका बन करके स्थापित हुई। सब ने यह कहा कि हमारी गुरु वही हैं, हमने उनसे सीखा। ऐसी लिगेसी अनदेखी है, अनसुनी है। अनुराधा पौडवाल से बीच में एक बहुत विख्यात चैनल ने इंटरव्यू लिया था और उनसे भी कुरेद करके यह पूछने का प्रयास किया था कि जरा बता दीजिए कुछ षड्यंत्र तो नहीं कर दिया था लता जी ने आपसे। इनडायरेक्टली पूछा गया था, लेकिन अनुराधा पौडवाल कृतज्ञ हैं। उन्होंने कहा कि वे मेरी गुरु थीं,
मैंने उनसे सीखा है, उनकी बराबरी करने की बात सोच भी नहीं सकती। लेकिन यही प्रचार तंत्र उनके विरुद्ध उन्हें भी खड़ा करने का प्रयास करता रहा, बरसों तक करता रहा। लता जी पर आरोप लगाया कि आपने अपनी बहन का करियर खराब कर दिया। वो हंसती थी कि अगर मैंने उसका करियर खराब कर दिया तो वह इतनी प्रसिद्ध गायिका कैसे हो गई। आशा भोसले एक अर्थ में तो अद्वितीय हैं कि उनकी आवाज सबसे लंबे समय तक युवा रही। 80-90 के दशक में जब वे गाती हैं तब छोटी लड़की जैसी आवाज उनकी सुनाई पड़ती है। और आशा भोसले हमेशा से इतनी मुखर रही हैं। मैं आपको बता दूं कि एक बार नहीं कई बार ऐसा होता था कि सामने गाने वाले गायक को वो टोक देती थी रिकॉर्डिंग में। एक बार उन्होंने किशोर कुमार को टोका था कि आप बेसुरा गा रहे हैं। किशोर कुमार उखड़ गए और चले गए छोड़ करके, लेकिन जब दोबारा लौटे रिकॉर्डिंग में तब उन्होंने खुद ये बात मानी कि मैं खराब गा रहा था। उन्होंने दोबारा उस गाने को गाया। अब आप कह दीजिए कि आशा भोसले बदमाश थी। आपने एक परिपाटी बनाई इस प्रचार तंत्र के झांसे में आए, इस सेक्युलरी मीडिया के, और आपने यह साबित कर दिया, यह मान लिया कि लता मंगेशकर और आशा भोसले बदमाश बहनें थीं जो कि कट्टा लेकर के चलती थीं और सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के सीने पर कट्टा रख करके कहती थी, अरे गाना तो मैं ही गाऊंगी, या तो आशा गाएगी या लता गाएगी। यह कितनी हास्यास्पद बात है। पाकिस्तान का एक पागल पत्रकार उनका इंटरव्यू करने आया था, कहा था कि मैं आपकी आवाज सुन करके ही आपसे प्रेम करने लगा था, मैंने आपकी शक्ल तक नहीं देखी थी। जब 1940 के उत्तरार्ध में उन्हें महल के गाने से प्रसिद्धि मिली तो उन्होंने पलट करके नहीं देखा। उसके पहले जब उन्हें लेकर के गए थे शशधर मुखर्जी के पास एक संगीतकार, तब उन्होंने कहा था कि ये बहुत महीन आवाज है, चलेगी नहीं। लेकिन उस संगीतकार ने कहा था कि जब ये आवाज चलेगी तब तुम कालीन लेकर के इसके पीछे दौड़ोगे, और वही हुआ। उनके साथ बहुत भेदभाव किया गया था पुरस्कार लॉबी के द्वारा, इसीलिए उन्हें सिर्फ 3 नेशनल अवार्ड मिले, जो कि दयनीय है। वे कम से कम 12-14 नेशनल अवार्ड की अधिकारिणी हैं। 3 नेशनल अवार्ड तो उन्हें अभिमान के 3 कालजयी गानों के लिए दे दिए जाने चाहिए थे। आप उस दौर के गाने सुन लीजिए, आपको भीतर बहुत खुन्नस है, निजी खुन्नस है। आप सुन लीजिए, देख लीजिए कि कौन कितने पानी में है। ये दोनों बहनें अत्यंत ही प्रतिभाशालिनी बहनें हैं। इनके पास ईश्वर की साक्षात कृपा है गायन में, इसलिए ये आज तक हमारे बीच सबसे सम्मानित, सबसे प्रिय गायिकाओं के रूप में स्थापित हैं। इसलिए नहीं कि इन्होंने कोई षड्यंत्र किया था। आलोचना तो किसी भी गायक और गायिका, किसी भी साहित्यकार, कवि, लेखक की होती है, होनी चाहिए, लेकिन आलोचना का उत्तर निजी टिप्पणी, निजी छींटाकशी और किसी सिद्ध गायक गायिका को उसकी लानत मलामत नहीं हो सकती, अपनी निजी कुंठा निकालने का अवसर नहीं हो सकता। इसलिए अगर आप ऐसा कुछ कर भी रहे हैं तो उससे आप अपना ही अहित कर रहे हैं, उससे आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। इस देश ने जिस गायक को बहुत सम्मान दिया, जितना दिया वह बहुत था। यहां तो ऐसे ऐसे गायक हुए जिन्हें कुछ भी नहीं मिला, कोई सम्मान नहीं दिया गया, कोई पद्म पुरस्कार नहीं दिया गया। वो सब के तो लोग कंप्लेन नहीं करते और ये नहीं कहते कि हमारे बाबूजी के साथ षड्यंत्र हो गया, साजिश रच दी। ये हमेशा विक्टिमहुड का जो ये सिद्धांत है, ये चलता रहता है और इसको लोग यहाँ हाथों हाथ लेते हैं। यहाँ के जो सेक्युलर प्रचार तंत्र के लोग हैं, जिन्हें ऐसे मौकों की तलाश होती है, ऐसे क्षणों की प्रतीक्षा में रहते हैं, ये लपक करके लेते हैं कि अच्छा मिल गया आर्टिकल, मसाला लिखने के लिए, अब बदनाम करो। लता मंगेशकर को बदनाम करो, आशा भोसले को बदनाम करो, बताओ कि ये दोनों दुष्ट थी। आप उस दौर के संगीतकारों की बातें सुनिए, उस दौर के जो महान बड़े बड़े संगीतकार थे उन सब की टिप्पणियां सुनिए। उनको पिच परफेक्ट कहा जाता था। जो साउंड इंजीनियर होते थे वो ये कहते थे कि उनके गानों में सबसे कम जो है मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उनका जो स्वर है वो माइक में घुसने के बाद म्यूजिक, जो संगीत के जो स्वर होते हैं उसके साथ एकाकार हो जाता है। ये ईश्वर के द्वारा दिया गया उनको आशीर्वाद था, साक्षात आशीष। इसीलिए उनको सरस्वती की पुत्री भी कहा जाता है। अब आप अपनी खुन्नस निकाल करके उनकी इज्जत पर कीचड़ उछालेंगे तो उससे कुछ होगा नहीं। वे तो स्वर सिद्धा रहेंगी और इस देश में हमेशा महानतम सुगम संगीत की गायिका के रूप में स्थापित रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।